जी केतन बोलो, बोलो केतन। लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, कनेक्शन लेक्चर। अब बोलो बोलो बेटा। सर वो क्लास के लिए कहना था कि वो क्लास रिकॉर्ड कर लेना, लेक्चर अच्छा रिकॉर्ड कर लेना। सो हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग मास का आपके पास एक जो और वर्जन है बच्चे, जिसमें अब हम पुलिस को यूज करते हैं, और पुलिस को यूज करके हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम को डिफाइन करते हैं और टाइम पीरियड निकालते हैं। और अब हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरीके से कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक पुली है, ये मेरे पास एक सस्पेंशन पॉइंट है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पर मेरे पास एक और स्प्रिंग आ गया बच्चे आपके पास यहाँ पर, और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक मास आपके पास और आ गया mkg का। यहाँ से रस्सी को जोड़ा गया और हमारे पास इसको जोड़कर आपके पास यहाँ कहीं पर प्लेस कर दिया गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास के है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के है। मुझे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम? इस एसएचएम का मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल कर बताना है कि कैसे आपके पास होगा, पर करे कैसे। इसको काम करने का, इसके ऊपर इसकी वर्किंग स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करना। इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, ध्यान से समझना। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी बच्चे टेंशन्स हैं आप उनको बना लीजिए। जैसे ये एक सिंगल रस्सी है, तो यहाँ पर एक टेंशन टी ऊपर की तरफ को है और एक टेंशन टी नीचे की तरफ को है। ये एक टेंशन टी यहाँ पर और एक टेंशन टी यहाँ पर। क्योंकि ये मासलेस पुली है तो यहाँ पर आपके पास टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, 2t, और ये टेंशन आपके पास 2t। नंबर 1 स्टेप क्या है बच्चे, ड्रॉ all the tensions in the diagram. Draw all the tensions in the diagram. आप इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी टेंशन्स क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। तो ये ड्रॉ कर देनी, हमने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एलएलएम के अंदर क्या क्या टेंशन्स किस किस तरीके से ड्रॉ करनी सीखी थी। ये आ गया पहली चीज। दूसरी चीज, और दूसरी चीज बच्चे अब हम क्या करेंगे, find the elongation in each of the spring. Find the elongation in each of the spring. In the each of the spring पर ये कैसे निकलती है मैं बताता हूँ। In each of the spring कैसे निकलती है, याद रखना। the elongation या compression, ये जो स्प्रिंग की होती है ये हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स अपॉन, आपने ये पॉजिटिव ही लेनी, कभी नेगेटिव नहीं लेनी। तो फोर्स अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस केस में फोर्स आप क्या लोगे, टेंशन। यहाँ पर फोर्स आप क्या लोगे, टेंशन, जो टेंशन आप पहले ड्रॉ कर चुके हो। तो अब इसके डायग्राम को दोबारा से हमने ड्रॉ कर देना, दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करना। पहले डायग्राम के अंदर हमारे पास टेंशन बनी, अब दूसरे के अंदर हम इलोंगेशन निकालेंगे। ये हम यहाँ पर इलोंगेशन निकाल देंगे कि आपके पास इलोंगेशन क्या है। तो ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास ये मास x डिस्टेंस नीचे जाएगा। ये मास अगर x डिस्टेंस नीचे जाएगा, आप इसको खींच के छोड़ोगे तभी तो ये एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये हमारे पास रस्सी की टेंशन थी। अब ये वाला स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग आपके पास कांस्टेंट के और फोर्स कितनी लग रही है, टी। तो इसका मतलब इसकी इलोंगेशन आ जाएगी टी अपॉन के। ये बात ध्यान रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये इलोंगेशन आ गई। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इलोंगेशन टी बाई के, क्योंकि रस्सी की टेंशन टी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब ऊपर वाले पे चलो, ऊपर वाले की अब इलोंगेशन क्या निकालोगे। अब इस पे टेंशन क्या लग रही है, 2t, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 2k। तो ये आ जाएगी 2t अपॉन 2k। ये हमारे पास ये भी कितने के बराबर आ जाएगी, t बाई k के बराबर। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप सारी टेंशन ड्रॉ करो, दूसरा सारी इलोंगेशन को निकालो, टेंशन डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। टेंशन आपने वही लेनी है जो स्प्रिंग के ऊपर लग रही है। अब आप इस स्प्रिंग के ऊपर 2t नहीं ले सकते हो, ऊपर वाले पे t नहीं ले सकते। सर ये मुझे नहीं पता है, तो मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वीक हो गया। इसका मतलब आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वीक हो गया और वो आपका सही से काम नहीं कर रहा।
अब चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं तीसरा स्टेप। अब तीसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये तीसरा मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तीसरा। और वो क्या है बच्चे, अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, कुछ टर्म्स लेनी है, यहाँ पर कुछ टर्म्स लेनी है, उन टर्म्स का सम 0 कर लेना है। अब यहाँ पर करना क्या बच्चे, ध्यान से समझना, टी जो मास के साथ टेंशन है मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, क्योंकि मास अगर अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आप उसको खींच के छोड़ोगे तभी तो वो एसएचएम करेगा, अदरवाइज वो एसएचएम क्यों करेगा। तो टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ऑफ सबमेशन, सबमेशन और बच्चे आपके पास टेंशन of each spring tension of each spring multiplied by elongation, multiplied by elongation और इन सब का सम 0 कर। और इसमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा हो, एक्सपैंड हो रहा हो, कभी भी नहीं, आपने हमेशा ही सारी टर्म पॉजिटिव लेनी। अब क्योंकि ये मेरी पहली एग्जांपल है, आपको भी थोड़ा सा बच्चे लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एग्जांपल आपकी होती जाएगी, बढ़िया होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा कि ये तो बड़ी आसान चीज हो रही है मेरे पास। अब मेरे पास ये पहली टर्म आ गई टी इंटू एक्स प्लस, अब हम जाते हैं पहले स्प्रिंग की तरफ। पहले स्प्रिंग की इलॉन्गेशन क्या है, टी बाई के, इसकी टेंशन कितनी है टी, तो प्लस ऑफ टी इंटू बच्चा हमारे पास टी बाई के, काम खत्म, प्लस। अब आप ऊपर वाले स्प्रिंग पे चलें, इलॉन्गेशन टी बाई के और टेंशन 2t, तो यहाँ पर 2t मल्टीप्लाइड बाई टी बाई के, और मैंने क्या बोला, इन सब का सम 0 कर दीजिए, इन सब का सम 0 कर दीजिए। अगर आप इसको ऐसा करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये टेक्निक बहुत कामयाब है। हमारे पास अब इसमें से टी एक्स प्लस ऑफ टी स्क्वेयर बाई के प्लस ऑफ 2t स्क्वेयर बाई के इज इक्वल टू 0। फिर आप डीसी पांडे, एचसी वर्मा, इरिडोव, जो मर्जी आप बुक लेके आओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसमें से t कॉमन निकाल दिया, तो ये t चला गया, ये t चला गया और ये t भी आपके पास चला गया, ठीक। और अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये t बाई के 2t बाई के, तो 3t बाई के यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और यहाँ पर बच्चे t इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा k बाई 3 इंटू एक्स। ये जो अब आपके पास आया ये इफेक्टिव k की वैल्यू है। नाउ दिस इज इफेक्टिव k, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग फोर्स के अंदर फोर्स किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ के इंटू एक्स, तो ये के इफेक्टिव आ गया। और देयरफॉर अगर ये के इफेक्टिव आपके पास आ गया तो हमारे पास अब टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इफेक्टिव, तो के नीचे और 3 ऊपर, तो हमारे पास के नीचे और आपके पास 3 आपके पास ऊपर की तरफ। ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, मैं हर क्वेश्चन अब आपको इसी तरीके से करवाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्या कंपटीशन या कहीं और आ सकता है, हंस के आएगा, और आपको करना आना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए कि करना कैसे। अब इसके अंदर से आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मुझे दे दो या खुद कंसीडर कर लो, आप क्वेश्चन को लगा सकोगे। कैसे, मेरे पास अब यहाँ पर स्प्रिंग, आपके पास ये पुली आ गई, और यहाँ पर देखते चलना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया, टीचर ने यहाँ से रस्सी आपके पास ली, यहाँ पर मेरे पास एक ऐसे कर लिया, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग आ गया, और ये लास्टली आपके पास यहाँ पर इसको जोड़ दिया, और ये मेरे पास यहाँ पर एक मास आ गया m kg, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, यहाँ पर आपके पास आ गया 2k, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 3k। और टीचर बोलता है अगर मेरे पास यहाँ पर ये पुलिस मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो आपने बताना व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। बड़ा मजेदार काम है। अब देखने वाला बच्चा इसको पहली बार देख के छोड़ देगा, वो बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा सर, बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा कौन टाइम पीरियड निकालने को बोलता है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम,
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना। तो अब ये मैं आपको अपनी टेक्निक दे रहा हूं। अगर आप किसी बुक को जाकर पढ़ोगे ना, तो वो बुक के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रखा हो उसने, इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और जब आप क्वेश्चन का आंसर निकालते हो, आप थक जाते हो, आप बोलते हो यार ये क्या, मतलब कि इतना मुश्किल है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है, ये तो इंटेलिजेंट बच्चा कर पाए, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन आएगा तो सर मैं पता है क्या करूंगा, सर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आसान क्वेश्चन कर लूंगा। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आसान है। मैंने क्या बोला, पहली पहली चीज क्या, टेंशन बनानी। ये टेंशन, यहां पर हमारे पास टेंशन ये डबल हो जाएगी। रस्सी जब तक सेम होती है, टेंशन टी, और यहाँ पे टेंशन टी। अब बताओ ऊपर वाली रस्सी में कितनी टेंशन चली जाएगी, टी प्लस टी 2t, ये टी प्लस टी 2t। अब ये टी है तो ये हाफ आपके पास क्या आ जाएगी, t/2, और ये बच्चा हमारे पास आ गई t/2। ये पॉइंट सबसे पहला, यह सबसे पहला काम अगर आपने कर लिया तो आपका आधी लड़ाई तो सिर्फ टेंशन निकालने की है। अब पहला चीज, अब दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है, इलोंगेशन। इलोंगेशन के लिए इस डायग्राम को फिर दोबारा से बनाएंगे। एक यहाँ पर मेरे पास रस्सी जुड़ी हुई, और सॉरी रस्सी बोल रहा हूँ, स्प्रिंग जुड़ी हुई है। एक स्प्रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये मास m है। हम जानबूझ के इस मास को कितना डिस्टेंस नीचे लेके आएंगे, x, ये मास m है। हम इसको x डिस्टेंस नीचे लेके आएंगे, टेंशन t, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इलोंगेशन क्या आ जाएगी, t/k। ये आपके पास यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन आपके पास 2t है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, तो इलोंगेशन आ जाएगी 2t/2k। फोर्स को स्प्रिंग कांस्टेंट से कर देना। फिर कुछ नहीं है, एक रस्सी है, फिर आपके पास एक पुली है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट और टेंशन अब कितने के बराबर है यहाँ पर, तो टेंशन है t/2, स्प्रिंग कांस्टेंट है 3k, तो इलोंगेशन कितने के बराबर आ जाएगी, तो 3t/2 into 3k, यानी कि इलोंगेशन कितने के बराबर है, t/6k। और कहीं और स्प्रिंग है जी, नहीं सर कहीं और स्प्रिंग नहीं है, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अब लास्ट स्टेप है, डिसिसिव स्टेप। मास को उठाते हैं, मास के ऊपर टेंशन टी है, मास x डिस्टेंस नीचे आ रहा है, पॉजिटिव लेना। अब स्प्रिंग की टर्म्स आ जाएंगी, पहली स्प्रिंग की टेंशन टी, इलोंगेशन t/k, मल्टीप्लाई कर दो t²/k प्लस ऑफ दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इलोंगेशन इसकी भी t/k, तो हमारे पास 2t²/k। तीसरा स्प्रिंग आपके पास t/2 की टेंशन और इलोंगेशन t/6 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, t²/12k इज इक्वल टू 0। कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा। मैं आपको यही तो बोलता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर काम कर सकता है, किसी भी तरीके से आपके पास ये काम कर सकते हैं। ये अब आपको एक ऐसा तरीका बता दिया गया जिसको एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर मिनिमम ध्यान देने वाला बच्चा भी इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करके आंसर दे देगा, सर इसका आंसर ये है, और वो अपने अपने अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन हाँ, बेर मिनिमम बच्चे अटेंशन तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो दिमाग में टेंशन बनानी आनी चाहिए, टेंशन को डिवाइड करना आना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट से, ताकि इलोंगेशन पता लग सके। अगर वो नहीं कर पाओगे फिर मुश्किल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टी वाली एक एक टर्म आपके पास उड़ जाएगी, तो ये उड़ गई, ये आपके पास ये, और ये। फिर करना क्या, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और बाकी एक टी कॉमन आ जाएगा, के भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 + 2 + 1/12, और सामने आपके पास क्या चला जाएगा, -k। यही तो करना है। इसका मतलब बच्चे टी, और यहाँ पर एलसीएम मेरे पास 12, तो 12 प्लस ऑफ आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, 12 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 24 प्लस ऑफ 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू -k × x। अब लास्ट स्टेप रह गया, और इस स्टेप के बाद आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। बताओ कैसे निकल जाएगा, सो t यहाँ पर 1 आना था, यहाँ पे t × तो ये आ जाएगा आपके पास 36 1 37, तो 37/12 इज इक्वल टू -kx। तो जल्दी बता दो आपकी t किसके बराबर है, -12k/37 × x।
एंड देयरफॉर अब हमारे पास हमारा टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के, और k की वैल्यू अब ये इफेक्टिव k है तो 12 के नीचे आ जाएगा, 37 जो इसके भी डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। अब अगर किसी बच्चे ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना, ही और शी इज मोस्ट वेलकम। देखिए हमारे पास क्या होता है, जो जनरली बच्चा हमारे पास हो जाती है, कई बार हम किसी क्वेश्चन को करने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं और कई बार हमको लगता है कि सारी चीजें एकदम से, मतलब कि यहाँ से मैंने कोई वर्ड बोला और सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सॉरी बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको बच्चे यहाँ पर, या फिर बच्चे मैं आपको एक ही बुक दूं और मैं बोलूं कि आपने इसी बुक को कंसंट्रेट करना है और मैं उसी बुक के अंदर से आपको पढ़ाऊं, और जैसा जैसा जिस टाइप के उसमें क्वेश्चन है उस टाइप के अगर मैं आपको करवा दूंगा तो फिर तो मैं जो बोलूंगा तो आप बोलोगे हाँ सर ने जो बोला, बुक मैंने उठाई, सारे क्वेश्चन हो गए, या सर ने जो असाइनमेंट दी सारे क्वेश्चन हो गए। लेकिन उससे फायदा नहीं, उससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप एक ही बुक पढ़ के जाओगे। तो यहाँ से आप किसी भी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, यहाँ से आप किसी भी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो जो स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड है। जी क्लियर होगी बात बच्चे, कैसे करना क्वेश्चन। अब इसमें से बहुत सारे स्प्रिंग के आपके पास केसेस आ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, तो उसमें से आप निकाल कर आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे वाली चीज, क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो ये था हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम, काफी वास्ट होता है। और ये स्प्रिंग मास सिस्टम बच्चा हमारे पास जरूरी नहीं है कि ऐसे एसएचएम करे, इसको टीचर इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाएगा, कहीं कहीं पर पता नहीं कहाँ घुमा के लेके आएगा। पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर यही है कि आप अपने दिमाग को ओपन रखें और ओपन रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब चलते हम आगे। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, बाकी प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, बाकी प्रॉब्लम्स तो हम देखते रहेंगे कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग मास से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास किस तरीके से, मेरे पास यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स हैं, ये देखिएगा बच्चे, मेरे पास यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स हैं। ये पहला स्प्रिंग आ गया बच्चे हमारे पास, ये आपके पास पहला स्प्रिंग, ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा स्प्रिंग यहाँ पर, और ये मेरे पास यहाँ पर तीसरा स्प्रिंग। ये मेरे पास 3 स्प्रिंग है, याद रखना 120 डिग्री पे है सबके सब। ये मेरे पास 3 स्प्रिंग है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ पर के और यहाँ पर के, ये यहाँ पर है। तीनों को एक रिजिड, तीनों को मैंने एक रिजिड आपके पास सपोर्ट के साथ बांधा हुआ, और ये मेरे पास है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को बच्चा अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना, इफ अगर पी पॉइंट, अगर मेरे पास पॉइंट पी, इफ द पॉइंट पी इज लिटिल डिप्रेस्ड, ये बच्चे हम लिटिल डिप्रेस्ड, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिटिल डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, और इसको बच्चे हम रिलीज कर देते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट पी को थोड़ा नीचे लेके आओ, तो जैसे आप थोड़ा इसको नीचे लेके आओगे, व्हाट विल हैपन, कोई बच्चा बता सकता है? जैसे आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ को लेके आओगे, नीचे वाला स्प्रिंग क्या होगा, नीचे वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नीचे वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा कि एक्सटेंड हो जाएगा, बोलो शाबाश। कंप्रेस। और ऊपर वाले दोनों स्प्रिंग, ऊपर वाले दोनों स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएंगे। ये हमारे पास पी की इनिशियल लोकेशन थी, ये फाइनल लोकेशन थी। हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आके छोड़ते हैं, तो नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, ऊपर वाले दोनों एक्सटेंड हो जाते हैं। और जैसे मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये पी पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाला खिंच जाएगा, ऊपर वाले दब जाएंगे, फिर ये नीचे आएगा और ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। और टीचर मुझे यही बोल रहा है कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। अब फोकस करना, अब ध्यान से समझना, हम यहां पर करते क्या बच्चे, नंबर 1, लोकेट द पोजीशन, locate the position of zero force, locate the position of the zero force या minimum force, जीरो मिनिमम भी बोल सकते हो, locate the position of the zero force। और बच्चे हम यहाँ पर या मिनिमम फोर्स या फिर इसको
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन बोल सकते हैं। फोकस करना, लोकेट द पोजीशन ऑफ जीरो फोर्स एंड दिस विल बी कॉल्ड, और इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट वन, अब आप मेंटली displace the particle from that position, mentally displace the particle from this position, mentally displace the particle from that position, from that position। अब mentally आप उस पोजीशन से उस पार्टिकल को हटाने की कोशिश करो by little distance x, by the little distance x, by the little distance आपके पास x, by the little distance x। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा बच्चे, now observe the या think, अब आपको सोचना पड़ेगा, you have to think is there any restoring force develop, restoring force develop। अभी आपको कोई नहीं बताएगा, ये खुद सीखना पड़ेगा। is there any restoring force develop towards the zero force position, is there any restoring force develop towards the जीरो फोर्स पोजीशन। क्या जीरो फोर्स पोजीशन की तरफ कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसका एक्सप्रेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। और फिर लास्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द रिस्टोरिंग फोर्स, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द रिस्टोरिंग फोर्स। आप रिस्टोरिंग फोर्स से बच्चे एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। इफ अगर द एक्सेलरेशन comes out to be proportional to, अगर ये एक्सेलरेशन जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आपने निकाला है वो उसके प्रोपोर्शनल आ जाती है, ये उसके प्रोपोर्शनल आ जाती है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि वो उसके बराबर आ जाती है तो यस, ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। बिल्कुल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो अब ये काम आपको करना आना चाहिए। ये काम अगर हम कर पाएंगे तो हम +2 की 10 प्रॉब्लम ऐसे कर पाएंगे जो कि आपके सिलेबस में है, और आपके पास सीबीएसई भी आपसे पूछता है। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे वहां पर जाकर आप फंस जाओगे, वहां पर जाकर बोलोगे पता नहीं सर ये क्या हो गया हमारे साथ, ये सर क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे। और जिन बच्चों ने यहाँ पर ध्यान दे रखा होगा बोले सर 2 मिनट का काम है सर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये आपके लिए एक स्प्रिंग को जोड़ा गया, या हमारे पास स्प्रिंग को जोड़ा गया, यहाँ पर नीचे बच्चा हमारे पास स्प्रिंग को जोड़ा गया, और ये हमारे पास पी पॉइंट आ गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट आ गया, ये आपके पास पी पॉइंट आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट आ गया। नाउ दिस इज द पी पॉइंट। यहाँ पर नेट फोर्स 0 के बराबर है, यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास 0 के बराबर है। अब होता क्या, ध्यान से समझ, अब हम इस पी पॉइंट को अपनी पोजीशन से नीचे लेके आ गए। नीचे जैसे आप इसको नीचे लेके आओगे नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अब ये पी पॉइंट नीचे आ गया, और हमारे पास ऊपर वाले स्प्रिंग, ये ओरिजिनल बच्चा हमारे पास स्प्रिंग की लोकेशन थी, ये ओरिजिनल लोकेशन है, ये हमारे पास स्प्रिंग की लोकेशन है। ये स्प्रिंग अब आपके पास क्या हो जाएंगे, इलोंगेट होगी। ये देखो ये स्प्रिंग आपके पास इलोंगेट हो गई, और ये हमारे पास नीचे आ गई। इसने बच्चे x डिस्प्लेसमेंट कर दी, तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 फोर्स की कंडीशन थी। हमारे पास जैसे आप इस P पॉइंट को नीचे की तरफ को लेके आओगे तो ये P पॉइंट नीचे कितना चला जाएगा, x डिस्टेंस नीचे, ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, ये भी स्प्रिंग खिंच जाएगा, और नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। अब फोकस करना, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये एंगल मेरे पास थीटा के बराबर, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये 2 एंगल थीटा। जब आप इसको नीचे की तरफ को लेके आओगे, जब आप इसको नीचे की तरफ को लेके आओगे तो हम बोल देते कि एंगल्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, आपके एंगल्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपके पास क्या है, थीटा, और ये एंगल भी आपके पास क्या आ गया, थीटा।
एंगल्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा और ये आपके पास पी पॉइंट नीचे आ गया। अब मेरे को स्प्रिंग की इलोंगेशन निकालनी है, तो ये स्प्रिंग की इलोंगेशन होगी। मैं इस डायग्राम को फिर से आपको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ये एक लाइन है, ये हमारे पास दूसरी लाइन है, और हमारे पास यहाँ पर ये स्प्रिंग की दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है। ये अब लाइन नहीं है, ये स्प्रिंग की पोजीशन है। और हमारे पास एक स्प्रिंग आपके पास नीचे की तरफ को भी है। ये आपके पास पॉइंट एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया। ये मेरे पास एंगल थीटा, ये भी आपके पास एंगल थीटा। नीचे वाले स्प्रिंग के अंदर एक्स की कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, ये एक्स डिस्टेंस से सीधा सीधा कंप्रेस हो गया, क्योंकि ये पी पॉइंट आपके पास नीचे आ गया, तो ये स्प्रिंग दब के आपके पास कंप्रेस हो गया। अब ऊपर वाले स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई है, ये ऐसे करके निकलेगी, ये अब आपके पास ऐसे निकलेगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये भी थीटा। ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा। ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। ये जो हमारे पास पुराने स्प्रिंग थे, ये जो हमारे पास पुराने स्प्रिंग थे, जब आप पॉइंट को नीचे लेके आओगे तो ये स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आ जाएगा, और चेंज बच्चे मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ये बच्चा हमने चेंज को निकाल दिया। अगर ये पॉइंट आप एक्स नीचे लेके आते हो, एक्स नीचे लेके आते हो, तो ये स्प्रिंग आपके पास एक्स कॉस थीटा से इंक्रीज। देखो यहाँ तक स्प्रिंग की लेंथ क्या बच्चे से, यहाँ पर भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ये स्प्रिंग बच्चा हमारे पास इतना खिंच जाते हैं, नीचे वाला एक्स से कंप्रेस हो गया, और ये ऊपर वाले एक्स कॉस थीटा से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, हाँ या ना? Yes, अब बताओ, ऐसा करने से अब पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर इस मास के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लग गई, ध्यान से समझो। नीचे वाले स्प्रिंग की वजह से कौन सी फोर्स लग जाएगी, क्योंकि जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है वो एक्सटेंड होना चाहेगा। वो कितने से एक्सटेंड हो जाएगा बताओ, के एक्स से, हाँ या ना, क्योंकि आप उसको एक्स से कंप्रेस कर रहे हो। ये हमारे पास इस वाले स्प्रिंग की फोर्स है, ये वाला। और ये स्प्रिंग को अगर आप खींच रहे हो तो यहाँ पर कौन सी फोर्स डेवलप हो जाएगी बताओ, शाबाश बोलो। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी के एक्स कॉस ऑफ थीटा। ये वाली बच्चा हमारे पास कौन सी हो जाएगी, जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे ये भी मेरे पास क्या है, के एक्स कॉस ऑफ थीटा। जब आप स्प्रिंग को एक्स कॉस थीटा से खींच रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो, तो स्प्रिंग की फोर्स यहाँ पर उसको नॉर्मल इधर लेके जाने की कोशिश करेगी। ये मास एम है, ये वाला मास। अब इस पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, के एक्स कॉस थीटा, के एक्स कॉस थीटा, के एक्स, और इनके बीच का एंगल थीटा, और ये थीटा। ये फोर्स को अगर मैं तीनों फोर्सेस को ऐड करूं, मान लो कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो अब जल्दी बता दो के एक्स कॉस थीटा के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, शाबाश बताओ, दो। कौन कौन से, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, के एक्स, जल्दी बोलो बच्चे। ये हमारे cos पास, theta sin theta. तो कॉस थीटा, महेंद्र बहुत बढ़िया महेंद्र, कॉस थीटा साइन थीटा, और के एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को महेंद्र इंदर क्या कर देंगे, कैंसिल कर दो। अब बचे आपके पास, और इसकी भी एक के एस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर की तरफ है। अब बताओ, इस मास के ऊपर तीन फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बताओ नेट फोर्स कौन सी लग रही है इसके ऊपर, नेट फोर्स। तो आप बोलोगे के एक्स प्लस ऑफ के एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, ये नेट फोर्स लग रही है। और ये फोर्स की डायरेक्शन कहां पर, बताओ शाबाश, इसकी डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब जहां से ये चला था, जीरो फोर्स की पोजीशन की तरफ है, तो इसका मतलब है ये ऑसिलेशन करेगा। ये फोर्स बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स है, ये टुवर्ड्स मेन पोजीशन जाने की कोशिश करेगा, ये हमारे पास मेन पोजीशन की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। अब तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला, आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, इसको मास से डिवाइड कर दीजिए, मास से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, के एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मास एम। क्लियर है क्या? अब आपकी एक्सेलरेशन
डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। यस, अब आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, यस ये SHM है, यस इट इज एन SHM। ये हमारे पास यहाँ पर SHM है। तो अब ये SHM है, तो जो टर्म बाकी बच गई x के अलावा वो सब ओमेगा स्क्वायर है। बस आपने इसको बोलना है कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होती है? ओमेगा स्क्वायर x। और इस वजह से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? k/m इंटू 1 प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। और मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ k/m 1 प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया। और फिर इसके बाद टाइम पीरियड निकालना है, इसका उल्टा कर दो, तो t इज इक्वल टू 2 और ये ब्रैकेट वाली टर्म को उल्टा कर दो, तो m/k एंड 1 प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको अब ये स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन आए, अब आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और ये करने आने चाहिए, ये अब आपको करने आने चाहिए। और इनको करोगे तभी बच्चा आपकी बुक्कत होगी, अदरवाइज बच्चे बाहर की दुनिया में आपकी बिल्कुल भी कोई बुक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप हिला पा रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो आपकी, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये का ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे चैप्टर्स हैं और इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करके होती है। सबसे वीकेस्ट चैप्टर जो किसी भी बच्चे का होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप +2 के किसी भी बच्चे से पूछिए कि आप कौन सा चैप्टर सबसे पहले रिवाइज करना चाहेगा, वो SHM का नाम देगा। जब आप +2 का पहला चैप्टर करते हो, पहले चैप्टर में इसकी 4 प्रॉब्लम्स है, देयर आर 4 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन SHM। वहां पर भी हम यही काम करते हैं, पहले उसको जीरो फोर्स की कंडीशन से डिस्प्लेस करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या वो एक्सेलरेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है? अगर वो प्रोपोर्शनल है तो यस, हम ये बोल देते हैं कि वो SHM है, नहीं तो वो SHM नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है वो ओमेगा स्क्वायर निकाल दो, उसका रूट निकाल दो, इनवर्स कर दोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? दे सिंपल हार्मोनिक मोशन, दे सिंपल हार्मोनिक मोशन, दे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब ध्यान से समझना, ऑफ द टनल ऑफ अ मास, ऑफ द मास inside the tunnel of the earth, inside the tunnel, inside the tunnel of the earth, tunnel of the earth। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हमारे पास मान लिया जाए कि कोई पर्सन यहाँ पर ये बोल देता है कि हम अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में, हम अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में एक टनल को बना देते हैं। तो ये मेरे पास मेरी अर्थ का केस है और इसके अक्रॉस बच्चे हम क्या करने की कोशिश करें? एक टनल बनाने की कोशिश करें। तो दिस इज द अर्थ, ये हमारे पास अर्थ का प्रोटोटाइप है और यहाँ पर मैं एक टनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए, हम नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में एक टनल बना देते जो कि इस अर्थ को 2 अलग अलग हाफ्स के अंदर क्या कर देती है? बांट देती है। तो हम यहाँ पे टनल बना रहे, वेट करो, एक मिनट, ये हम टनल यहाँ पे बना रहे। नाउ दिस इज अ टनल, टनल मतलब एक सुरंग। ये सुरंग बच्चा हमारे पास नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में आपके पास क्या बनी हुई है? ये सेंटर ऑफ द अर्थ आ गया O, मास ऑफ द अर्थ इज mkg and the radius of the earth is capital R, and the radius of the earth is capital R, radius of the earth is capital R। अब होगा क्या? ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहां से मैं टनल को बनाकर यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूं और ये टनल आपके पास साउथ पोल तक जाएगी। सो दिस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ये हमने एक टनल को बना दिया खाली अंदर से।
और इस टनल में से हम किसी मास को रिलीज कर देते हैं, तो ये मास ऑसिलेशन क्रिएट करता है। ये मास बच्चा हमारे पास ऑसिलेशन आपके पास क्रिएट कर देता है। इफ अ मास, अगर मेरे पास एक मास है, इफ द मास ऑफ कैपिटल M kg, स्मॉल m kg, नॉट कैपिटल M kg, या फिर स्मॉल m नॉट kg, इफ द मास ऑफ m नॉट kg इज रिलीज्ड, इसको हम रिलीज कर देते हैं बच्चे, इट इज रिलीज्ड इनटू द, इट इज रिलीज्ड इनटू द टनल, hypothetic tunnel, into the tunnel made across the earth, made across the earth, made across the earth, ये अर्थ के अक्रॉस बच्चे हम इसको फेंक देते हैं बच्चे हम, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये बच्चे आपके पास ऑसिलेट करने लग जाते हैं, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये बच्चा हमारे पास ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है विद टाइम पीरियड ऑफ, विद द टाइम पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट, यानी कि 84.6 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ को क्या करने लग जाता, ऑसिलेट करने लग जाता। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये ऑसिलेट क्यों करता है? रीजन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बच्चा हमारे पास इसको नीचे खींचती है, ये पार्टिकल यहां से नीचे पहुंचता है, नीचे पहुंचने के बाद फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींचती है, ये ऊपर चले जाता है, फिर जैसे ये ऊपर पहुंचता है ग्रेविटी इस पे काम करती है, नीचे आ जाता है। तो ये जो मास है, ये जो रेड कलर का मास मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से मोशन करना शुरू कर देता है अर्थ के टनल के अक्रॉस। अगर ऐसी टनल हम बना देते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट के आसपास है। पर इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालें, इसके लिए बच्चे हम कंसीडर क्या करते हैं, ये जो नॉर्थ पोल है दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो साउथ पोल है दिस इज द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। पहले तो इस बात को ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास क्या आ जाती है, मीन पोजीशन। सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास यहाँ पर क्या, आपके पास मीन पोजीशन है। तो हम सेंटर ऑफ अर्थ से अगर x डिस्टेंस ऊपर की तरफ को जाए, यहाँ पर एक रैंडम से पॉइंट पर, मैंने क्या बोला, आप पार्टिकल को मीन पोजीशन से, क्योंकि इसको मीन पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू क्या होती है, 0, g की वैल्यू 0 सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो फोर्स ऑन द मास, फोर्स ऑन द मास, फोर्स ऑन द मास, यहां पर बच्चे आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर m नॉट मास यहां पे रखा जाएगा तो उस पे फोर्स 0। अब आपने सबसे पहले मीन पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे लेके जाना, ये यहां पर पहुंच गया, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू x। ये डिस्टेंस अगर x है तो अर्थ की सरफेस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सर r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। ये मेरे पास मास m नॉट kg यहाँ बैठा हुआ, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पर लग रही होगी, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर यही मास यहाँ पर आ जाए m नॉट, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पे लगती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, और ये जो ग्रेविटी है ये बार बार इसको मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है। एसएचएम का यही तो क्राइटेरिया, कोई ऐसी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी को बार बार कहां पर लेके आना चाहती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यह हमारे पास अर्थ का सेंटर क्या है, आपके मीन पोजीशन। अब चलते हैं आगे। अगर हम यहां पर देखें तो फोर्स कितनी लग रही होगी, स्ट्रेटजी मेरी वही है कि आप उसको मीन पोजीशन से हटाएं और फोर्स को देखें। नाउ द फोर्स ऑन द पार्टिकल at the point P, force on the particle, force on the particle at point P, the force on the particle, आप पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं at the point P, at the point P, आप P पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर इस फोर्स को निकालने की कोशिश करो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की लगेगी। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दिस विल बी द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। ये बच्चा हमारे पास m, लेकिन क्या g आएगा कि g डैश आएगा, इट विल बी g डैश। अब देखो ग्रेविटी का रूल आ गया, अब यहां से आप ग्रेविटेशन को चेक करोगे, अगर आपको ग्रेविटेशन क्लियर है
तो फिर ये प्रॉब्लम हो पाएगी। अब यहाँ पर जी डैश क्यों? क्योंकि आप अर्थ के इनसाइड हो, तो जी आपके पास डैश का मतलब है कि आप अर्थ के इनसाइड अगर जी की वैल्यू को निकालते हो तो वो तो बच्चे चेंज होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पे डी क्या है बच्चे? डेप्थ। किसकी डेप्थ बच्चे? ऑब्जेक्ट की। कहां से डेप्थ है? ये सरफेस से। तो यहाँ पर सरफेस से लेके इसकी डेप्थ डी है, और डी किसके बराबर है मेरे पास? आर माइनस एक्स। तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी, और यहां पर मेरे पास 1 माइनस डी, तो आर माइनस एक्स अपॉन आर। अब जल्दी बताओ, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या चीज आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगा जी। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम मेरे पास आर, आर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो इस वजह से बताओ देयरफॉर फोर्स किसके बराबर आ गई? तो फोर्स मेरे पास आ गई m इंटू जी डैश, जो कि आपके पास है जी एक्स बाई आर। तो ये आपके पास फोर्स आ गई, ये मेरे पास फोर्स आ गई। और फिर मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन। जल्दी से एक्सेलरेशन निकाल दो। अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकाल देता हूं तो जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो जैसे बच्चे इसमें से आप मास को हटा दोगे, मास को डिवाइड कर दोगे, एम जी एक्स बाई आर डिवाइडेड बाई मास, तो ये कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर अब बताओ आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? जी एक्स बाई आर। क्या ये एस एच एम है? क्या ये एस एच एम है? इज इट एन एस एच एम? क्या ये एस एच एम है बच्चे? जरा देख के बताओ, क्या लग रहा है कि एस एच एम है या फिर नहीं? बोलो शाबाश। ये डेफिनेटली हमारे पास एस एच एम है, ये डेफिनेटली हमारे पास एस एच एम है। और ये डेफिनेटली कैसे एस एच एम है जरा बताओ मुझे? क्योंकि आपके एक्सेलरेशन आपके, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। सो इसको अब आपने सिंपल कंपेयर करना है किसके साथ? ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। और बच्चा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर। और फिर मैंने आपको क्या बताया? ओमेगा टाइम पीरियड के बराबर भी होता है। तो और 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर। और बच्चा हमारे पास टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। तो ये बच्चा हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुश्किल है? बड़ा आसान है। और ये बच्चे अर्थ का रेडियस कितने के बराबर होता है? 6400 किलोमीटर। जी की भी वैल्यू पता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 84.6 मिनट। पर ये टनल बन नहीं सकती, यानी कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का एक चक्कर, एक ऑसिलेशन, नॉर्थ से सेंटर, सेंटर से साउथ, साउथ से सेंटर, सेंटर से फिर नॉर्थ, यानी दोबारा आप बच्चे कितने टाइम पे आ जाओगे? 84.6 मिनट, यानी कि 1 घंटे से थोड़े ज्यादा मिनट पे आप दोबारा से नॉर्थ पोल पे आ जाओगे। और ये अर्थ की टनल के अक्रॉस हो सकता है। क्या ये जो हमारे पास यहाँ पे टनल है, ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसी टनल बनना बहुत मुश्किल है। और रीजन है बच्चे, टेक्निकल जो बातें हमारे पास यहाँ पर। टेक्निकल का बच्चा बोलता है मतलब क्या सर? टेक्निकल का मतलब है अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर की वजह से बच्चे यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। लेकिन ये हाइपोथेटिकल केस है, ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल केस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टनल आप कहीं पर भी बनाए, यही टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा। मतलब अगर आपको कोई टीचर ये बोल देता है कि मैं ये टनल सेंटर के बजाय साइड पे बनाऊं, तो क्या होगा? सेम रिजल्ट। अगर मैं यहां बना दूं तो सेम, मतलब किसी भी कॉर्ड के अलोंग आप बना दो, ये तो सेंटर था ना, अगर आप किसी भी कॉर्ड के अलोंग भी टनल बना दोगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप इसको किसी भी कॉर्ड के अलोंग बनाओगे तो भी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट याद रखना। तो टनल
आपके स्कूल वाला जो है सीबीएसई बोलता है कि आपको एक क्वेश्चन इसका करवा दिया जाए, लेकिन कंपटीशन बोलता है अगर मैं इसको साइड से करा दूं तो क्या होगा, तो बोला बिल्कुल एसएचएम करेगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, वही बच्चे आपके पास r/g। इसमें कोई फर्क नहीं, इसके अंदर आपके पास किसी किस्म का आपके पास कोई फर्क नहीं आएगा, याद रखना इस बात। क्लियर है? आगे चले, आगे चले Yes, बच्चे। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे अगर हम चले तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है, द ऑसिलेशन ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड मैकेनिक्स आ गए, द ऑसिलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन यू शेप ट्यूब, द ऑसिलेशन ऑफ द फ्लूइड्स या फ्लूइड इन यू शेप ट्यूब, इन द यू शेप ट्यूब। हमारे पास यू शेप का आपके पास एक ट्यूब है, उसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड जो है वो आपके पास ऑसिलेट करता है, और अगर वो ऑसिलेट करता है तो उसके ऑसिलेशन के आपने टाइम पीरियड निकालनी। तो ये कैसे पॉसिबल है? कंसीडर, मैं यहां पर कंसीडर करता हूं बच्चे, कंसीडर अ यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब। मेरे पास एक यू शेप के आपके पास यहाँ पे ट्यूब है विद, जिसका बच्चा हमारे पास विद क्रॉस सेक्शन एरिया, विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है। इफ अ लिक्विड, मेरे पास यहां पर एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, of the density rho is standing on both the limbs, is standing on both the limbs, on both the limbs, both the limbs, both the limbs at the height h, at the height आपके पास h, at the height आपके पास h। ये देखो कंसीडर करते, मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक यू शेप की ट्यूब आ गई। ये बच्चे हमारे पास यू शेप की ट्यूब। सो ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए यू शेप की आपके पास क्या आ जाती, ट्यूब आ जाती। ये देखिए ये यू शेप की ट्यूब आ गई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर। यहाँ पर लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, ये यहाँ पर आपके पास स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। और नीचे वाली लेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर हाइट आपके पास h है, यहाँ पर भी हाइट आपके पास h है, डेंसिटी रो के बराबर है, और एरिया ए, और आपके पास एरिया ए। देन और लिक्विड की डेंसिटी रो, द मास ऑफ द लिक्विड कंटेन, मास ऑफ द लिक्विड कंटेन, इस लिक्विड का मास कितना होगा जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मास किसके बराबर आ जाता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम कितने के बराबर आ जाता है, एरिया इनटू हाइट। अब हाइट के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि लिक्विड इस हाइट पर भी है, यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो, तो ये मास आ गया। नाउ दिस इज द मास, ये मेरे पास मास ऑफ द लिक्विड। ये स्कूल में आपको 5 मार्क्स का आएगा। जो टनल वाला केस है, ये सारे 5-5 मार्क्स के आएंगे आपको। जो टनल वाला केस है वो भी आपको 5 मार्क्स का आएगा, वो भी आपको 5 मार्क्स का टीचर पूछेगा। तो मास ऑफ द लिक्विड हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम यहां पर क्या करते हैं, इफ अ लिक्विड, if a liquid, if a liquid, if a liquid is depressed, if a liquid is depressed by distance x, by the distance x in one of the limb, by the distance x in one of the limb। अब ध्यान से समझना, मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चे, इस लिक्विड के एक लिम्ब के अंदर उसको x डिस्टेंस से नीचे की तरफ को ले जाता हूं। तो बताओ ऐसा करने से क्या होगा, दूसरी तरफ जो लिक्विड होगा वो कितने डिस्टेंस से आपके पास ऊपर चला जाएगा, x से ऊपर। x। ये बच्चा हमारे पास x से ऊपर चला जाएगा। अब ये लिक्विड के दोनों लेवल्स के बीच का फर्क पड़ गया, बताओ कितने का फर्क पड़ गया आपके पास, यहाँ पर लिक्विड्स के लेवल के बीच में कितने का फर्क पड़ गया, ये x नीचे आया, ये x ऊपर चला गया, तो 2x का फर्क आ गया। If the liquid is depressed by the distance x in one limb, the other
साइड लिक्विड, जो अदर साइड का लिक्विड है, रेजेस बाय डिस्टेंस x, द अदर साइड लिक्विड रेजेस बाय x। ये बच्चा आपके पास x से आपके पास क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ये x से आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। एंड देयरफॉर on the right hand side, on the right hand side, अब राइट हैंड साइड के ऊपर लिक्विड का इतना वेट जो होगा वो कहां पर आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। therefore on the right hand side the weight of the liquid, the weight of the liquid, the weight of the liquid, और कितना वेट ऑफ लिक्विड बच्चा हमारे पास हो जाएगा, the weight of the liquid will try to restore the system, will try to restore the system, ये कोशिश करेगा कि ये ग्रेविटी इसको नीचे खींचे, और जैसे ये नीचे की तरफ को आएगा तो ये लिक्विड पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये नीचे आएगा, दूसरी तरफ से लिक्विड ऊपर चला जाएगा, फिर ये लिक्विड नीचे आएगा और इस सिस्टम में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। विल ट्राई टू रिस्टोर दिस सिस्टम, ये रिस्टोर करना चाहेगा सिस्टम को बच्चे, और इसका मतलब वेट ऑफ दिस लिक्विड विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब वेट ऑफ लिक्विड इन 2x कॉलम, वेट ऑफ द लिक्विड इन 2x कॉलम, इन द 2x कॉलम, तो 2x के अंदर वेट ऑफ लिक्विड कितने के बराबर है, तो वेट तो बच्चे mg, तो m नॉट इंटू जी, मास किसके बराबर है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम, तो a इंटू 2x, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी हाइट का ही क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी ही हाइट का आपको क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए, बस इतनी हाइट का, ये वाला, क्योंकि यही नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा तो यहाँ से लिक्विड ऊपर जाएगा, फिर ये लिक्विड नीचे गिरेगा, लेफ्ट का ऊपर जाएगा और ऑसिलेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी रो इनटू जी, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। नाउ दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और फिर मैंने बार बार आपको क्या बोला कि ये रिस्टोरिंग फोर्स को आपने पूरे मास के ऊपर लगाना है और एक्सेलरेशन निकाल देना है। देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड, बताओ कितने के बराबर है, द एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड, ये 5-5 मार्क्स के हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड, आपके पास इस लिक्विड की एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगी, यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, जो कि वेट ऑफ लिक्विड है, अपॉन मास m, जो कि ये वाला, क्योंकि ये फोर्स पूरे लिक्विड को डिस्टर्ब कर देगी, तो एक्सेलरेशन फोर्स, तो मेरे पास आ जाएगा 2x a रो इंटू जी, और बच्चे मास, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू 2h इंटू रो। अब बताओ कौन कौन सी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, शाबाश बता दो, तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो बताओ आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन आपके लिए आ जाएगी gh इंटू x, तो ये मेरे पास क्या आगे बच्चे, आपके पास ये हमारे पास यहाँ पर क्या आगे बच्चे, ये आपकी एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आगे, बोलो शाबाश, डिस्प्लेसमेंट के, x के, काम खत्म। बार बार हमको यही देखना है, ये तो टिपिकल केसेस है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गई, gh अपॉन x, और ये दिस इज SHM, यस दिस इज SHM, और क्यों SHM है, क्योंकि ये a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x को क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है, एंड देयरफॉर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, g बाई h, और देयरफॉर मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाई h, और देयरफॉर टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई g। ये 5 मार्क्स के अंदर आने बच्चे आपको क्वेश्चन, जो आपका पिछला केस है वो भी 5 मार्क्स का, और देख लीजिए बच्चे इसके आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए, पूरे 5 मार्क्स के अंदर टीचर पूछे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई टेंशन आए, कोई दिक्कत आए तो मुझे